इस वीडियो में हम ईथर की रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित कुछ प्रश्न हल करेंगे। हम जानते हैं कि ईथर फंक्शनल ग्रुप्स या प्रकार्यात्मक समूहों में सबसे अधिक अनभिक्रिय यानी अनरिएक्टिव होते हैं। असल में ईथर इतने अधिक अनभिक्रिय होते हैं कि हम इनका प्रयोग बहुत सी अभिक्रियाओं में विलायक की तरह करते हैं। यह प्रकृति में अक्रिय यानी इनर्ट होते हैं तथा किसी अभिक्रिया में बनने वाली अभिक्रियाशील स्पीशीज को किसी भी प्रकार से बाधित नहीं करते हैं। इसीलिए ईथरों को किसी भी प्रकार की अभिक्रिया से गुजारने के लिए हमें अत्यंत कठोर परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, जैसे HI तथा HBr जैसे अत्यधिक प्रबल अम्लों का बड़ी मात्रा में प्रयोग। इसके साथ ही हम अधिक तापमान का प्रयोग भी कर सकते हैं। CO आबंध का टूटना और एक प्रतिस्थापित उत्पाद का बनना ईथर की एक उत्कृष्ट अभिक्रिया है। तो चलिए अब ऐसी ही कुछ अभिक्रियाओं के उदाहरणों को देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, मेथिल आइसोप्रोपिल ईथर की सांद्र HI से अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाला उत्पाद ज्ञात करिए। तो चलिए सबसे पहले मेथिल आइसोप्रोपिल ईथर की संरचना बना लेते हैं। यह कुछ इस प्रकार का दिखता है। तो इसमें एक मेथिल समूह है और एक आइसोप्रोपिल समूह है। जब इसकी अभिक्रिया अम्ल से कराई जाती है तो यह प्रोटॉनित हो जाता है। ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉनों का यह अनाबंधित युग्म यानी लोन पेयर हाइड्रोजन को निकाल लेता है, जिससे हमें एक प्रोटॉनित ईथर मिलता है। अगले चरण में आयोडाइड आयन, जो कि एक नाभिक रागी या न्यूक्लियोफाइल है, इसका SN2 आक्रमण होता है। तो अब हमारे पास यहाँ एक I- है। तो यह यहाँ किस कार्बन पर आक्रमण करेगा? यह इस मेथिल समूह पर आक्रमण करेगा या इस आइसोप्रोपिल समूह पर आक्रमण करेगा? तो हम ये जानते हैं कि SN2 आक्रमण में त्रिविम बाधा या स्टेरिक फैक्टर महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए यह I- ईथर के उस भाग पर आक्रमण करेगा जो सबसे कम बाधित या हिंडर्ड है। तो नाभिक रागी कम बाधित मेथिल समूह पर आक्रमण करेगा और इसे अल्कोहल की तरह विलोपित करेगा। तो हमारे अंतिम उत्पाद होंगे मेथिल आयोडाइड और आइसोप्रोपेनॉल। चलिए अब अपना अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस प्रश्न में हमें दी गई अभिक्रिया में प्राप्त होने वाले उत्पाद ज्ञात करने हैं। तो यहाँ हमारे पास एक ईथर है और हम इसकी अभिक्रिया सांद्र HBr से करा रहे हैं। तो हमने अपने पहले प्रश्न में देखा कि ईथर में एक मेथिल तथा एक द्वितीयक समूह था, लेकिन यहाँ हमारे पास एक तृतीयक समूह है और एक प्राथमिक समूह है। अब पहला चरण समान है, जिसमें ईथर का प्रोटॉनन होता है। तो ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों की यह अनाबंधित जोड़ी या लोन पेयर प्रोटॉन को निकाल लेती है, जिससे हमें प्रोटॉनित ईथर प्राप्त होता है। अब अगला चरण नाभिक रागी आक्रमण है। ब्रोमाइड इस ईथर पर आक्रमण करके प्रतिस्थापित उत्पाद बनाएगा। तो इस ईथर में, जिसमें एक तृतीयक एल्किल समूह है, नाभिक रागी आक्रमण SN1 क्रियाविधि के माध्यम से होता है, क्योंकि यदि यह CO आबंध टूट जाता है तो हमें एक अधिक स्थायी तृतीयक कार्बोकैटायन मिलता है। तो अगला चरण है कार्बोकैटायन का बनना। तो इस चरण में आप देखेंगे कि अल्कोहल विलोपित हो जाता है। तो यहाँ हमारा एथेनॉल बन रहा है। इसके बाद अंतिम चरण है नाभिक रागी का आक्रमण, जो कि एक तेजी से होने वाली प्रक्रिया है, जिसमें ब्रोमाइड आयन कार्बोकैटायन पर आक्रमण करता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक तृतीयक एल्किल ब्रोमाइड बनता है। तो आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद तृतीयक एल्किल ब्रोमाइड तथा एथेनॉल हैं। तो इन दोनों प्रश्नों में आप देख सकते हैं कि जब हमारे पास मिक्स्ड ईथर होते हैं जिनमें दो भिन्न एल्किल समूह होते हैं, तो यदि एल्किल समूह प्राथमिक या द्वितीयक होते हैं तो अभिक्रिया SN2 आक्रमण के माध्यम से होती है, किंतु यदि दोनों में से एक एल्किल समूह तृतीयक होता है तो दूसरा चरण SN1 क्रियाविधि के माध्यम से होता है तथा इसके फलस्वरूप एक तृतीयक कार्बोकैटायन बनता है। चलिए अब अपना अंतिम प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ हमारे पास फेनोलिक ईथर है, जिसे हम HI के आधिक्य में गर्म कर रहे हैं। तो पहला चरण हमेशा की तरह ईथर का प्रोटॉनन होगा और दूसरा चरण होगा नाभिक रागी हमला, जिसमें I- आक्रमण करके एक एल्किल आयोडाइड बनाएगा। तो अब प्रश्न यह है कि आयोडाइड आयन या नाभिक रागी इस फेनिल समूह पर हमला करके इसे विलोपित करके अल्कोहल बनाएगा, या वह इस एल्किल समूह पर हमला करके फिनॉल को विलोपित या एलिमिनेट करेगा। तो सामान्य सी बात है कि जो आबंध अधिक कमजोर होगा वही टूटेगा।
तो यहाँ इस ऑक्सीजन तथा एथिल समूह के बीच आबंध ऑक्सीजन तथा फेनिल समूह के बीच के आबंध की तुलना में अधिक कमजोर है। फेनिल समूह का कार्बन sp2 संकरित होता है, जिसकी वजह से इस समूह तथा ऑक्सीजन के बीच का आबंध छोटा तथा अधिक शक्तिशाली होगा तथा ऑक्सीजन तथा इस sp3 संकरित कार्बन के बीच आबंध अपेक्षाकृत कमजोर होगा। बेंजीन वलय के साथ विस्थानन या डीलोकलाइजेशन की वजह से इस CO आबंध की प्रकृति आंशिक रूप से द्विआबंध की भी है, जिसकी वजह से यह आबंध अधिक मजबूत हो जाता है और इसे तोड़ना अधिक मुश्किल होता है। तो इन कारणों की वजह से नाभिक रागी आक्रमण इस कार्बन पर होगा और फिनॉल का विलोपन होगा। तो इस अभिक्रिया में बनने वाले अंतिम उत्पाद हैं फिनॉल तथा एथिल आयोडाइड। तो इस सरल सी बात को याद रखें कि जब भी हम फेनोलिक ईथर की अभिक्रिया हाइड्रोहैलिक अम्ल जैसे HI या HBr से कराते हैं तो हमें उत्पाद के रूप में हमेशा फिनॉल तथा संगत एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है।